नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इसके पश्चात हम मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इस युवक के कुछ प्रश्न भी हैं। वो प्रश्न जो भी इन्होंने पूछ रखा है उसके जो जवाब हैं हम इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। तो जन्म की तारीख सबसे पहले नोट करिए। जन्म की तारीख है 15 मई 1995। जन्म का समय है सुबह 7:50 अजमेर राजस्थान। सोमवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है इनका। राक्षसगण, वृश्चिक राशि, ब्राह्मण वर्ण, ये जल तत्वीय राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। तो मिथुन लग्न और राशि इनकी कौन सी है? तो राशि है इनकी वृश्चिक। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठना। 12वें के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर के कुंडली के लाभ भाव में। लाभपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के जन्म कुंडली के तृतीय में। और तृतीय पति बनते हैं शनिदेव सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे। अब जरा गौर करिए, मिथुन लग्न और पूरा केंद्र, सबसे पहले नजर डालिए इस पूरी कुंडली में केंद्र आपको खाली दिखाई पड़ेगा। मैं 2-3 बातें पहले शुरुआत में ही क्लियर करना चाहता हूं ताकि जन्म कुंडली को आप और अच्छे से समझ सकें और जन्म कुंडली अध्ययन का यह कार्यक्रम आपके लिए आनंददायी भी हो सके, ज्ञान वर्धक होने के साथ साथ। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का जन्म है, मतलब चंद्रमा इनका अत्यंत बलशाली है। नीच राशि में है परंतु बलशाली है। एक दूसरा, केंद्र जब भी जन्म कुंडली में खाली होता है तो समझ लीजिए कि इससे जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है। तीसरा, इस जातक को वर्तमान समय में बुध की दशा चल रही है जो 2014 से जारी है और 2031 तक। बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, कुल मिलाकर के देखा जाए तो लग्नेश की दशा, फिर आने वाले दिनों में केतु और शुक्र की भी दशा भी इस कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो दशा वाइज कुंडली को बल मिल रहा है। अब इस कुंडली में हमें 2 पॉइंट पर गौर करना है। पहला, केंद्र इस कुंडली में खाली है। दूसरा, इस कुंडली में चंद्रमा है तो पूर्णिमा के एक दिन के बाद, यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पूर्णिमा के अगले दिन हो जाती है। तो चंद्रमा बलशाली परंतु नीच राशि में है, गुरु के साथ बैठे हुए परंतु नीच राशि में, और शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट। एक और पॉइंट गौर करना है, इस जातक की कुंडली में सूर्य पर आप नजर डालिए जो कि 0 अंश 0 कला है कृत्तिका में, परंतु 0 अंश 0 कला के साथ मृत अवस्था में। बीते दिनों मेरे सूत्रों को आपने सुना हो तो मैंने एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य दोनों पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातक के अंदर डिप्रेशन की शिकायत अवश्य होती है। यहां इस कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सूर्य पर शनि की दृष्टि आपको दिखाई नहीं पड़ रही, परंतु चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और वहीं राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचमस्थ राहु की दृष्टि शनि पर, शुक्र केतु पर और लग्न पर पड़ रही है। लग्नपति का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें में होना, परंतु अच्छी बात क्या है, हम जब चलित जाकर के देखते हैं तो चलित में लग्नेश लग्न का फल दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रिय दर्शकों, एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली के नौमांश में जाकर के देखिए, यदि कोई भी ग्रह स्वगृही हो तो वो ग्रह जागृत अवस्था का ग्रह कहलाता है। इनके नौमांश में 3 ग्रह स्वगृही हैं। कौन कौन? मंगल, देवगुरु और चंद्रमा। अब कमाल देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली नौमांश जो है वो तुला लग्न की। एक और बात मैं बताना भूल गया, शुक्र भी स्वगृही है। तो शुक्र का स्वगृही होना नौमांश में, षडबल में शुक्र को सबसे बली बनाता है। लेकिन वो बाकी के जो 3 ग्रह हैं, यानी कुल मिलाकर के देखें तो नौमांश में 4 ग्रह इनके स्वगृही हैं, फलतः 4 ग्रह जागृत अवस्था के ग्रह हैं। परंतु एक विचारणीय तथ्य क्या है कि मंगल नौमांश में बली होकर के लग्न को देख रहा है, और मिथुन लग्न अथवा कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल पूरी तरह से मारक होता है। अब जागृत अवस्था का ग्रह होने के चलते उससे संबंधित लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन यह ग्रह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर, मानसिक अशांति इत्यादि का वो कारण बनेगा। अब इनके प्रश्नों की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। इन्होंने पहला ही प्रश्न पूछा है कि मुझे मानसिक तनाव हमेशा रहता है, बहुत ज्यादा सोचना, मन हमेशा बेचैन रहता है
कई बार पागलपन जैसा महसूस होता है। इसके लिए क्या उपाय करूं? पहले तो आप जानें कि ये होता क्यों है। आप अगर मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहा करता हूं कि चंद्रमा यदि पूर्णिमा का हो तो और अमावस्या का हो तो दोनों में भेद बहुत मामूली है। मानसिक अशांति के कारण दोनों ही चंद्रमा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा के करीब का जन्मा जातक बहुत अधिक नहीं सोचेगा। अब यह निर्भर करता है कि चंद्रमा किस तरह के ग्रह से दृष्ट है। शुभ ग्रह से, गुरु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है तो ज्यादा बेहतर। शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते ऐसा चंद्रमा मानसिक अशांति, पागलपन, जैसा इन्होंने खुद ही कहा है, उसका प्रबल कारण बन रहा है। मिथुन लग्न, पहले इस लग्न को जरा समझने का प्रयत्न करना होगा। द्विस्वाभाविक लग्न, आमतौर पर देखा जाए तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला इसका स्वभाव होता है। खुद ही गलती करता है, खुद ही बाद में फिर पछताता है पूरे दिन, मुझे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए था। जीवन में जब भी ये आगे बढ़ता है इसको सदैव दो राहें मिलते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति जीवन में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये द्विस्वाभाविक स्वभाव में ही द्विस्वभाव। तो हां, इस लग्न के जातकों के साथ यह परेशानी तो होती है। अब चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, सूर्य बेहद कमजोर, षडबल में सबसे कमजोर इस कुंडली में सूर्य ही है। सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है और जब भी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए, नौमांस देखने पर भी पता चलता है कि सूर्य इनका राहु के साथ वहां पीड़ित होकर के, कमजोर होकर के बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्मांक और नौमांस दोनों में ही इनके सूर्य के कमजोर होने के चलते आत्मविश्वास में कमी, और आत्मविश्वास की कमी के चलते ही इनको बेचैनी और पागलपन के जैसा महसूस होता है, क्योंकि मन तो अशांत है ही। उपाय भोलेनाथ की आराधना है, पूर्णिमा का व्रत करना है, अपने सूर्य को बलि करिए, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में नैसर्गिक बलि ग्रह है। अब याद रखिए, आपकी कुंडली का प्लस पॉइंट यह है कि लग्नेश लग्न का फल दे रहे हैं। महादशा आपकी जन्म कुंडली से संबंधित ग्रहों की है, परंतु इस कुंडली के कई सारे माइनस पॉइंटों में पहला माइनस पॉइंट केंद्र का खाली होना, दूसरा सूर्य का बेहद कमजोर होना, और तीसरा चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का होना। ये अपने आप में ऐसे बड़े कारण बने हुए हैं जो आपको आजीवन मानसिक रूप से अशांत और परेशान रखेंगे। सो सूर्य को बलि करिए। मैंने बताया था बीते दिनों एक शॉर्ट वीडियो में कि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है। उसका कमजोर होना किसी भी तरह से पूरी जन्म कुंडली को कमजोर कर देता है। तो आप किसी भी लग्न के हो, किसी भी स्थिति में आपका सूर्य हो, चाहे वो त्रिक भाव में ही क्यों ना बैठा हो, उस सूर्य को बलवान करने का प्रयत्न करिए। करना ही होगा, नहीं तो जन्म कुंडली में बाकी के योगों का लाभ नहीं मिल सकेगा। बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता, चिंता हमेशा रहता है, रोना भी बहुत आता है, सब कुछ गलत लगता है, खुद को नीचा समझता हूं, आत्मविश्वास की भी बहुत कमी है, कर्म और त्याग के बीच फंसा हुआ हूं, दोनों ही नहीं हो पा रहा। इस सवाल का जवाब यह भी दिया कि द्विस्वाभाविक रास्ता सदैव आपको मिलेगा। कंफ्यूजन की स्थिति सदैव आपको मिलेगी। गुस्सा बहुत ज्यादा आना यह स्वभाव है आपके लग्न का, और वृश्चिक राशि होने के चलते घुटन का स्वभाव भी आपका है। मिथुन लग्न के जातकों में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला स्वभाव यानी गुस्से का स्वभाव तो होता है। वृश्चिक राशि में एक घुटन की प्रवृत्ति होती है, हमेशा घुटते रहना, खुद से चिढ़ते रहना, क्रोध करना। और मिथुन का भी वो कमोबेश स्वभाव है कि पहले गलती करना और बाद में पछताना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे कारण इसके चलते हैं। वैसे आपको दशा कोई बहुत बुरी नहीं चल रही है और आपका नौमांस बेहद मजबूत है। षडबल में शुक्र सबसे बली हैं, जो इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि मुख्य ग्रह आपके शुक्र ही हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको खुद को संभालना होगा। खुद को संभालेंगे तभी इस कुंडली का लाभ आप ले सकेंगे। RJS जज बनने की इच्छा है, करियर कैसा होगा, बन पाऊंगा या नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। देखिए साहब, चाहत होने से ही सब कुछ हो जाता तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जाता सब कुछ हो सकता था। अच्छी बात यह है कि शनिदेव आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। न्यायाधीश बनने के लिए शनिदेव का बलि होना जरूरी है। हालांकि आपकी कुंडली में बलि हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। आपकी कुंडली में ये मृत अवस्था में है, फल जो है ये दशम का दे रहे हैं, अच्छी बात। गुरु के साथ जो कि भाग्य कारक है, केंद्र का संबंध उनका बन रहा है, ये दूसरी अच्छी बात। तीसरा अगर देखा जाए तो शनि मंगल का आमने सामने का संबंध है। वैसे तो आपकी कुंडली बताती है कि आपको इंजीनियरिंग इत्यादि के फील्ड की ओर जाकर के कम से कम इसकी डिग्री लेनी चाहिए, पर फिर भी अगर आप जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, आप बिल्कुल प्रयत्न करिए और सफलता आपको मिल जाएगी।
लेकिन हाँ, जब आपने स्वयं ही स्वीकार किया कि आपका मन ही साथ नहीं देता, तो सीधी सी बात है, मेरे कहने भर से तो नहीं हो सकेगा। देखिए, मैं एक ही काम कर सकता हूं, आपको मोटिवेट कर सकता हूं, आपका उत्साह वर्धन कर सकता हूं, लेकिन मैं भी ये बात जानता हूं कि केवल उत्साह वर्धन से सफलता नहीं मिलती। और मैं ये भी समझ रहा हूं कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। जस्ट आने वाले दिनों में, अभी आपके लिए मैं ढैया देख रहा हूं शनि की, पढ़ाई न हो रही है, न भी आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि बुध में मंगल का भी अंतर शुरू होने जा रहा है, जो कमोबेश आपके स्वास्थ्य पर भी अब असर करेगा। तो मेरी राय है, ठीक है, आप प्रयत्नशील रहिए। और यह मिथुन लग्न की कुंडली है। इस लग्न के लिए एक अच्छाई मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस लग्न में एक अच्छी बात यह है, परामर्श देने वाला ऐसा जातक बन सकता है। नौमांस में अगर आपके देखें तो आपके गुरु स्वगृही हैं। नौमांस में यदि गुरु की स्थिति को स्वगृही मान लिया जाए, वैसे तो आपके शुक्र भी स्वगृही हैं, आपके मंगल भी, चंद्रमा भी स्वगृही हैं, लेकिन अगर गुरु को मैं स्वगृही वहां पर देख करके बली मानूं, क्योंकि नौमांस में महाभाग्यवान योग लगा हुआ है, तो उस अवस्था में मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ये योग तो बनता है कि आप जज भी बनने का प्रयत्न करें तो आपको सफलता मिल जाए। वहीं एक और बात, मैंने जैसा कहा कि परामर्श देने वाला, शिक्षा के किसी भी तरह के क्षेत्र में भी यदि आप जाने का प्रयत्न करें, किसी भी तरह के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ा, तो वहां भी आपको विशेष सफलता मिल सकती है। माता पिता से संबंध में दिक्कत रहता है मेरी तरफ से, कैसे ठीक करूं? मैंने इसका जवाब कई बार दिया है, कई बार आपको फिर से समझा देता हूं। वैसे तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति, हालांकि चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, परंतु वो शनि की दृष्टि से दृष्ट हुआ पड़ा है। माता के घर का स्वामी का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें बैठना, फल दे रहे हैं लग्न का, अच्छी बात, लेकिन 12वें भाव में जाकर के बैठना, माता के घर की स्थिति को देखें तो वो पाप कर्तरी योग में आ गया है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपको आपके माता के भाव पर नहीं मिलेगा, पाप ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, फलतः माता का भाव सुप्त हुआ और माता के घर का कारक जो है वो जाकर के जन्म कुंडली के 6ठ भाव में शनि की दृष्टि से दृष्टि। तो पहला पॉइंट तो माता की तरफ से कमजोरी। पिता के लिए मैं 10म भाव और 9म दोनों का विचार यदि करूं तो 10म पति बने गुरु जाकर के 6ठ में बैठे हैं, सूर्य जाकर के 12वें में बैठे हैं, पीड़ित स्थिति। शनि स्वगृही बैठे हैं लेकिन मृत अवस्था में, सो पिता से जरूरत पड़ने पर सहयोग और सुख तो मिलेगा, लेकिन उनसे भी संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं रह सकेगा। वैसे देखा जाए तो गुरु और सूर्य का आमने सामने का होना, गुरु और बुध का आमने सामने को होना रुद्र और शिक्षक योग बना देता है। जैसा जिसके चलते मैंने कहा कि शिक्षा परामर्श से संबंधित केंद्र में, क्षेत्र में अगर आप जाना चाहें तो आपको ज्यादा उसमें सफलता मिल सकती है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो आप राक्षस गण के हैं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत अधिक है, चिड़चिड़ापन बहुत अधिक है। आप सदैव अपनी ही बात को सामने रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो मैं कहूं वही सब लोग सही मान ले। यह स्वभाव आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन मैंने अपने कार्यक्रमों में एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट रखा था और कहा था कि यदि किसी के 3-4 बच्चे हों, उसमें एक मिथुन लग्न का भी हो, बाकी के जितने मिथुन लग्न वाले हैं ये आजमा लें और घटा कर देख लें, बल्कि अब आपको तो सही ही लगेगा क्योंकि आपके लिए अच्छा कह जो रहा हूं। बाकी जो मिथुन वाले हैं उनको भी सही लगेगा क्योंकि उनके लिए आनंददायी बात कह रहा हूं, लेकिन असल में ये सत्य है। मैंने कहा था कि अगर आपके 3-4 बच्चे हैं, उसमें से एक मिथुन लग्न वाला भी है, तो विश्वास रखिए, वो जब बोलेगा तो जहर ही उगलेगा। वो ऐसा बोलेगा जिसे हम कड़वी वाणी कहते हैं। उसका स्वभाव ऐसा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, यहां तक कि आपको भी नहीं। यानी मैं माता पिता के लिए कह रहा हूं। लेकिन यह भी विश्वास रखिए कि यदि कल को आपका किडनी फेल हो जाए और आपको किडनी की आवश्यकता पड़े, तो हो सकता है आपके बाकी के 3 बच्चे हाथ खड़ा कर दें, लेकिन जो मिथुन वाला है आपका बिना मांगे, क्योंकि आपको उस पर तो भरोसा ही नहीं है, आप पर आपका भरोसा उस पर है ही नहीं। आप तो पहले से सोचे बैठे हैं कि बाकी सब देंगे, ये नहीं देगा, और विश्वास करिए बिना मांगे कहेगा मेरा ले लो। तो हां, उसके स्वभाव में क्रोध बहुत ज्यादा है। हां, वो युवराज प्रवृत्ति का है, वो हमेशा चाहता है मेरी कही बात सब लोग मान लें। हां, वो जिद्दी है। हां, इतनी सारी बुराइयों के बावजूद वो भीतर से बेहद कोमल है, बेहद कोमल। एक संत के गुणों में, जो संत का जो गुण पाया जाता है, मैं तो ये मानता हूं कि वो मिथुन लग्न में पाया जाता है। उसके पीछे रीजन है अति। इस लग्न में अति की प्रवृत्ति है। क्रोध अति में करेगा, भोग अति करेगा, शिक्षा पढ़ाई का मन करे तो अति करने लगेगा। ये जो भी करता है अति करता है, और अति सर्वत्र वर्जयत। इसीलिए वैसे देखा जाए तो मिथुन लग्न कोई न तो साधक लग्न है, न कोई संत वाला लग्न है।
दोनों के गुण नहीं, लेकिन इसकी भोगी और अति प्रवृत्ति ही, अतिवादी प्रवृत्ति ही इसको थोड़ा विशेष बना देती है और इसीलिए लग्न में मिथुन राशि को श्रेष्ठ माना गया है। तो कोई बात नहीं, आप दिल से माता पिता का बुरा नहीं चाहते और उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते। संभव है कि आप अपनी वाणी से उनका अनादर कर देते होंगे, लेकिन दिल में अच्छा रखते हैं। धीरे धीरे उनको ये प्रतीत भी कराइए। आगे आपने पूछा है माता वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति और करियर कैसा रहेगा। देखिए, सप्तमपति आपकी कुंडली के षष्ठ में बैठे हैं और गुरु शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। ये दाम्पत्य को खराब करने की बात कह रहा है और आपका क्रोध दाम्पत्य जीवन को खराब करने में सहयोगी होगा। वैसे तो आपका शुक्र ठीक है, लेकिन डिग्री वाइज 3 अंश पर है। परंतु अच्छी बात क्या है कि इस लग्न का सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के केतु के साथ खूब धनदायक स्थिति बनाएगा। यही अगर मिथुन लग्न की जगह कन्या लग्न की कुंडली होती और ये शुक्र केतु यहां पर बैठे होते तो महाधनदायक और खूब आकस्मिक धन प्राप्त होता है। लेकिन यहां भी अगर बैठे हैं तो आकस्मिक धन लाभ होगा। हालांकि ये दोनों के दोनों मंगल की राशि में, मंगल के साथ तात्कालिक शत्रुता, परंतु नवम पंचम योग में बैठे हुए हैं। मैं फलतः समझता हूं कि धन को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चरित्र पर नियंत्रण रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि सीधी शुक्र पर है, राहु की दृष्टि शुक्र पर होने के कारण चारित्रिक कमजोरी आपको मुसीबत में डालेगी। मिथुन लग्न होने के चलते चारित्रिक कमजोरी की प्रबल संभावना बनी रहती है। आपका गुस्सा आना जायज है क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है आपके अंदर। आपका क्रोध करना बहुत जायज है, लेकिन आपका चरित्रहीन होना जायज नहीं है। तो बाकी सारी कमियां ढक जाएंगी अगर आपका चरित्र मजबूत हो। उस पर काम करिए। करियर को लेकर के मुझे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ता। कर्मभावपति का जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठना इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक पाने के लिए, और वैसे भी मिथुन लग्न में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, पाने की चाह बहुत ज्यादा होती है। आप राक्षस गण के हैं और अच्छी बात यह है कि आपकी दशाएं आपके पक्ष में चल रही हैं। ये जो आत्महीनता आपको बोध में आता है, उसके पीछे भी ये रीजन यही है कि आपको आपके चाहत के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार प्राप्त अभी नहीं हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं खुद पर भी क्रोध आ रहा है। आत्मग्लानि, आत्महीनता का भी आप शिकार हो रहे हैं। घबराइए मत, वो चीजें मिलेंगी धीरे धीरे। गति थोड़ी धीमी है। मैंने जैसा कहा, नवमांश में शनिदेव स्वगृही भाग्य भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के कहीं ना कहीं महाभाग्यवान योग का प्रभाव आपको मिल रहा है। भाग्य कमजोर नहीं है। गति थोड़ी धीमी हो सकती है क्योंकि केंद्र खाली है, पर चीजें मिलेंगी अवश्य। अब आगे आर्थिक स्थिति को बता चुका हूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनि केतु का यह संबंध अच्छा रहेगा। लाभेश जाकर के पराक्रम में बैठे, ये बहुत अच्छा है। और जन्म कुंडली में द्वितीय भावपति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं। एक मूल सूत्र तो छूट ही रहा था, नोट कर लीजिए। मंगल की दृष्टि षष्ठ पर है, सो जीवन काल में कभी किसी को धन मत दीजिएगा, न दिलाइएगा, क्योंकि द्वितीय पति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं। जब भी धन दे देंगे, दिला देंगे, आप मुसीबत में पड़ेंगे। आपका पैसा 120% डूब जाएगा। कर्ज आप ले सकते हैं, कर्ज लेने से कोई दिक्कत नहीं है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव पर, उच्च दृष्टि पड़ती है। फलतः पैतृक संपत्ति आपको अगर है तो वो मिलेगा अवश्य, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आर्थिक स्थिति ठीक है, करियर भी मैं आपका ठीक देख रहा हूं। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो केतु और शनि ने कर्म भाव को पाप मध्यत्व में डाला है। शनि जो फल दे रहे हैं कर्म का और कर्मपति षष्ठ में बैठे हैं, तो ये तय है, क्योंकि मंगल पराक्रम में शनि का संबंध मंगल से बन रहा है, तो ये तो तय है कि पूरा जीवन आपको संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष से पिंड आपका नहीं छूटने वाला, और मैं मान के चलता हूं कि आपका यह संघर्ष का स्वभाव ही आपको सफल बनाएगा। लेकिन एक बड़ी परेशानी मिथुन लग्न के साथ खड़ी हो जाती है, वो टिकते नहीं है। आज आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, कल आपका मन कर देगा कुछ और बनने का, परसों आपका मन हो सकता है, अभी शास्त्री जी ने बताया कि आप परामर्श देने वाला बनिए, तो कल को हो सकता है आपकी इच्छा कर देगी अब ज्योतिषी ही बन जाता हूं। ये कंफ्यूजन ही आपको नुकसान भी पहुंचाता है। और मैं कभी नहीं कहा अपने कार्यक्रमों में कि आप अपने स्वभाव को बदलिए। मैं किसी को नहीं कहता कि आप अपने स्वभाव को बदलिए, क्योंकि अगर स्वभाव बदल दिया तो जीवन पूरा अभाव में ही बीतेगा। आपका स्वभाव ही आपके अभाव को दूर करने वाला है, क्योंकि प्रकृति ने कुछ सोच करके ही तो ये स्वभाव आपके भीतर डाला है। अगर सांप के भीतर जहर डाला है तो प्रकृति ने सोच के ही डाला है। अब सांप को ये क्या पड़ी है कि अपने जहर को निकालता फिरे, ये मनाता फिरे कि किसी तरह से इस जहर से मुक्ति मिल जाए। भाई प्रकृति ने जब दिया है तो सोच के ही दिया होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यदि आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर अगर क्रोध है, तो ये प्रकृति प्रदत्त है, ये प्रकृति प्रदत्त है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त है तो सबके ऊपर क्रोध करते चलें। ये एनर्जी है, ये आपकी क्षमता है, इसका सही सही आपको इस्तेमाल सीखना होगा। आपने पूछा है कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आजीवन एक रत्न है और वह है शुक्र का रत्न। आप लाइफ टाइम पहन सकते हैं, पहन तो आप पन्ना भी सकते हैं। तो आप चाहें तो बुध का रत्न पन्ना 7.25 रत्ती का, और उपल विवाह के पश्चात आप हीरा भी पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। 7.25 या 9.25 रत्ती का आप उपल भी पहन सकते हैं मध्यमा उंगली में, और पन्ना कनिष्ठा उंगली में। आजीवन यही दोनों रत्न आपको धारण करके रखना है।
गणेश जी की आराधना आपको आजीवन करनी है और साथ ही साथ देवी की आराधना। राहु बैठे हैं जन्म कुंडली के पंचम में राहु होने के चलते सलाह दूंगा कि आप भैरव जी का मंदिर ढूंढिए। घर के आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो उस मंदिर में जाइए, उस मंदिर का दर्शन करिए। भैरव जी की आराधना से भी आपको जीवन काल में सफलता मिलेगी। अब पुनः एक बार शॉर्ट में आपको एक लाइन बताता हूं। देखिए, इस कुंडली में कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद कहूंगा इस कुंडली में बहुत अच्छाइयां भी हैं। मैं अकेला विश्लेषण इस कुंडली में शुक्र के ऊपर कर सकता हूं और कह सकता हूं कि शुक्र ही जातक के जीवन काल में उसको सब कुछ प्रदान कर देगा। अब ये शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति बैठा तो अच्छी स्थिति में है, परंतु डिग्री वाइज कमजोर है, इस लग्न का कारक ग्रह नहीं है। पर फिर भी इस शुक्र के बदौलत सारी भविष्यवाणी तय की जा सकती है। मेरी राय है, मैंने आपको परामर्श शिक्षा जगत या ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए कहा है जहां परामर्श से जुड़ा हुआ काम किया जाता है। आपने भी जो फील्ड चुना है उसमें भी जाने की मैं मनाही नहीं कह रहा, आप उसमें भी सफलता हासिल कर लेंगे। सूर्य कमजोर होने के चलते बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी का योग बनता तो नहीं है, पर फिर भी यदि इस कुंडली में मंगल ही पराक्रम में बैठे हैं, जो कि मंगल तृतीय के कारक होते हैं, जातक ठान ले, ये फाइनल कर ले कि चाहे जो हो जाए मुझे लेके ही रहना है, तो उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि आप ठान पाएंगे? आप ठान ही तो नहीं पा रहे, जैसे कि आपने स्वयं लिखा है। तो ये जो दो रत्न आपको मैंने बताया वो कीजिए। सूर्य को बलि करिए। सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है जो इस कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। सूर्य को बलवान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए। जरूरी नहीं है, इस दुनिया का कोई पुत्र ऐसा नहीं है जिसका पिता के साथ एकदम से संबंध बैठ जाता हो। भाई कुछ नहीं तो कम से कम दशक का भेद तो होगा ना पिता और पुत्र के बीच। आप 20 वर्ष का न हो, 10 वर्ष का भेद तो होगा ना उम्र में दोनों के। अब 10 वर्ष पूर्व की जो दुनिया देख रहे हैं आप, बेटा जो है 10 वर्ष बाद की दुनिया देख रहा है, उन दोनों के विचार में भेद स्वाभाविक है। और मतभेद वहीं पर होता है जहां दो मत होते हैं। मतभेद समस्या नहीं है, समस्या है मतभेद करते करते अपमान कर देना। इस पर नियंत्रण रखिए ताकि आपका सूर्य ठीक हो सके। सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिए और सूर्योदय के बाद तक सोना सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, आपको जो डिप्रेशन है, मैं हर रविवार के दिन आपको जो प्राणायाम की विधि बताता हूं, किस लिए बताता हूं? इसलिए बताता हूं, हर युवा को करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करता हूं? क्योंकि आज के इस परिवेश में हर तीसरा युवा डिप्रेशन का शिकार है। ये प्राणायाम उन्हीं के लिए होता है। आज पिछले 2 साल से एक ही उपाय हर रविवार को जबरदस्ती करने के लिए कहता हूं, बार बार, वो इसी के लिए करिए ताकि आप डिप्रेशन से बाहर निकल सके। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी के ऊपर दूध अर्पित करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धीरे 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 आप इस तनाव और डिप्रेशन से अवश्य ही बाहर आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली एक युवक की। आप इस जन्म कुंडली में यदि युवक हैं, युवा हैं, तो अपने आप को कहां देख रहे हैं? यदि आप मिथुन लग्न के हैं तो अपने आप को कहां देख रहे हैं? और यदि आप इनके उम्र के बराबर के हैं तो आप अपने आप में कौन कौन सी बातें इनके जैसी ही पा रहे हैं? मैं जानता हूं कि लग्न 9 भी आपका इनका हो तब भी बहुत सी बातें आपके में सेम घटित हो रही होंगी। भाई उम्र का पड़ाव ही ऐसा है। क्या कर रहे हैं आप? कैसे अपने आप को ठीक कर रहे हैं? और मैंने जो उपाय बताया उसमें से कौन कौन से उपाय आप कर रहे हैं? हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी बातें हों जो इनके काम आ जाए। तो अपना विचार कमेंट में देना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।